हम लोग ये पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर का मतलब हुआ, मान लो आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। अगर आपने इन दोनों को फिजिकली एक दूसरे में मिक्स करा, मतलब इन दोनों की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए साथ में, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, आपने बी का सामान उठा करके ए में डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली, या फिर फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर तभी फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आप उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे हो। ठीक है, जैसे आप क्या करो, पानी में चीनी डाल दो और मिक्स कर दो, तो पानी और चीनी के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो रही है, तो वो भी मिक्सचर कहलाएगा। आप क्या करो, एक बाल्टी लो, मैं बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ बता रही हूँ कि एक बाल्टी लो, बाल्टी में हाइड्रोजन डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, दोनों को घुमा दो, मिक्स कर दो, वो भी एक मिक्सचर होगा अगर ऐसा होता होगा तो। इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवानी है, तो दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इनके बीच में 99.9% कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अब मैंने 99.9% क्यों बोला, क्योंकि भाई केमिस्ट्री है, 0.1% चांसेस एक्सेप्शंस के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जो मिक्सचर होता है ना, वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, और एक होता है हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हेटेरोजेनस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब हुआ, जब दो चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा, मैं दो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर ऑन डिफरेंट फेज, पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट फेज एंड दे कैन बी ईजिली सेपरेटेड, they can be easily separated by filtration। तो जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है वो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं हो पाते और उनका फिल्ट्रेशन से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी डाल दिया और नीचे मैंने क्या डाल दिया, रेत डाल दिया। अब तुम उसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, ये मिक्स थोड़ी ना होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये नीचे जो रेत है ना वो सेटल डाउन हो ही जाएगी और ऊपर पानी बेचारा बच ही जाएगा और तुम इसको आसानी से छान सकते हो। तो ये एक ऐसा मिक्सचर कहलाएगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। इसके दो एग्जांपल होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास सस्पेंशन और एक होता है हमारे पास कोलॉइड। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे में अच्छे से इंटरमिक्स नहीं हो पाते, पार्टिकल्स का फेज अलग होता है, मतलब पार्टिकल्स का साइज डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है, एक पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है, एक पार्टिकल बहुत ही बड़ा होता है, इसकी वजह से एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो पाते, इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए हमें छानना पड़ता है और ये बहुत अच्छे से छन भी जाते हैं। तो ये हो गया आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब जो हमें मेन पढ़ना है वो हमें पढ़ना है होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो अब आता है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ होमोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम फेज होता है इसका। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि मेरे पास ए और बी है, ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो ये होमोजेनस तभी होगा जब द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी आर सिमिलर। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज आपस में इतना सिमिलर है कि एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए और पता ही नहीं चले। सेकेंडली, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। आप इनको फिल्टर करने की कोशिश करोगे, नहीं फिल्टर होगा। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दी और आप उसको घोल दिया बहुत अच्छे से और आप उसको छन्नी से छान रहे हो, क्या चीनी अलग और पानी अलग हो जाएगा? नहीं। क्या पानी और चीनी के मिक्सचर को छानने के बाद जो तुम पानी नीचे गिराओगे वो क्या पानी का मीठा स्वाद नहीं रहेगा? रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं कि आप उसको सिंपल फिल्ट्रेशन भी करो तो वो नहीं अलग हो पाता। उसके लिए हमें बहुत अलग अलग सी प्रोसेस करनी पड़ती है, जैसे इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सो ऑन। जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं इनको प्यार से बोला जाता है सॉल्यूशन, और हमें इसी के बारे में तो पढ़ना है चैप्टर में, तो आपको पता चल गया होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्सअप होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, दैट इज यू रिक्वायर टू परफॉर्म सम स्पेशल मेथड टू सेपरेट दोज पार्टिकल्स, वरना सिंपल फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो एक होता है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। स्पेलिंग गलत हो गई हो तो खुद से ही कर लेना। नेक्स्ट होता है हमारे पास पॉलिनरी सॉल्यूशन। अब बोलोगे ये सारी चीज़ें क्या है? आप में से आधे बच्चों ने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाई का मतलब होता है दो, टू, नरी का मतलब होता है पार्ट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, दो तरह के सब्सटेंसेस हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, जैसे वाटर प्लस चीनी। इसमें कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, तो ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें थ्री कंपोनेंट्स होंगे, जैसे वाटर में शुगर मिला दो, उसमें सॉल्ट मिला दो, तो ये क्या हो गया? टर्नरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, वाओ क्या स्पेलिंग लिखी मैंने, मैं अभी भी गलत लिख रही हूँ बट कोई नहीं, आप सही कर देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे पानी, चीनी, नमक और लेमन जूस। अब बोलोगे मैम आप तो नींबू पानी पिला रहे हो। मैं बिल्कुल हम पिला रहे हैं। तो नींबू पानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं और अच्छे से एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिनरी सॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो, मोर देन 3, मोर देन 4, वो सब पॉलिनरी में आएगा। ये भी पॉलिनरी में ही आएगा। जैसे अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा लेमन जूस पिलाती हूँ, तो वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन जूस प्लस अब इसमें इंक डाल दूँ, अब तुम इसको पी नहीं सकते। तो दैट इज योर पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स होते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन में 3 पार्ट्स होते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 4 पार्ट्स होते हैं, पॉलिनरी सॉल्यूशन में मोर देन 4 पार्ट्स होते हैं। कंडीशन ये है कि सारे के सारे पार्ट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हमारे जो कोर्स है, हमारा जो 12th क्लास है, उसमें हमें कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब एक कंपोनेंट अमाउंट में ज़्यादा होगा और एक कंपोनेंट अमाउंट में कम होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स ही होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो कंपोनेंट होता है जो कि लेस क्वांटिटी पे होता है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि मोर क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर आप पानी में चीनी डाल रहे हो तो आपने क्या करा? पानी में शुगर को डाला। इसका मतलब शुगर कम है, लेस क्वांटिटी में है, तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। पानी में डाला ना, मतलब पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जो चीज़ कम क्वांटिटी में होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड इन जनरल अगर हम लोग लिखें तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है? आपका सॉल्यूशन बनाता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए और ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आपको एक पॉइंट बताती हूँ, इस पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए आपको। ये कहीं पर नोट कर लेना है, आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये कह रहा है किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है उसके सॉल्वेंट में। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मानो पानी और चीनी का ही बना हुआ है, वाटर एंड शुगर, और इसमें हमने शुगर को पानी में मिलाया है। इसका मतलब शुगर क्या है? लेस क्वांटिटी में है तो सॉल्यूट हो गया, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब जब हम लोग शुगर को पानी में मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है? लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है, मतलब जो वाटर है, उसकी भी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ सिंपल शब्दों में कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है उसी की फिजिकल स्टेट मानी जाएगी। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गैस बहुत ज़्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज़्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ठीक, वाटर ज़्यादा है मतलब लिक्विड ज़्यादा है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसी वाले पॉइंट पर बेस्ड नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ बाइनरी
सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें लिक्विड ज़्यादा है, गैस सॉल्यूशन वो होगा जिसमें गैस ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ सॉलिड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या है हमारे पास, सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में हमारे पास क्या है, लिक्विड। गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में हमारे पास क्या है बच्चों, गैस। ठीक है, इजी लग रहा है, ये बहुत इजी चैप्टर, आराम आराम से करना। हाँ, मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ, बाद में बच्चे बड़े परेशान होते हैं। अभी मैं इस पूरे चैप्टर को बिना किसी ग्राफिकल पोर्शन से समझाऊंगी। पहले इस चैप्टर का बेस पक्का करो, जब हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे आगे तब इसके ग्राफिकल पोर्शन को मैं सिखाऊंगी। तो अभी मैं जितना करा रही हूँ उतना करो, बाकी मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं पूरा कराऊंगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब सॉलिड सॉल्यूशन के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला सॉलिड इन सॉलिड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मैं बड़ा ही लिख देती हूँ। सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि तुम्हें होमवर्क मिलने वाला है। सॉलिड इन सॉलिड का मतलब थोड़े से सॉलिड को ज़्यादा से सॉलिड में मिला दिया। ठीक है। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब क्या हो गया, थोड़े से लिक्विड को एक ज़्यादा से सॉलिड में मिला दिया। तीसरा होता है हमारे पास गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का मतलब थोड़ी सी गैस को ज़्यादा से सॉलिड में मिला दिया। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया, एक थोड़े से सॉलिड को एक ज़्यादा से सॉलिड में मिला दो। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका सारे के सारे अलॉयज। जितने भी अलॉयज होते हैं वो ऐसे तो बनते हैं, एक मेटल कम क्वांटिटी में होता है, एक मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इनको एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब क्या हो गया, हमारे पास लिक्विड की क्वांटिटी कम है, सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमने थोड़े से लिक्विड को ज़्यादा से सॉलिड में मिक्स कर दिया। ये हो गया आपका लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या हो गया, अमेलगम। अमेलगम, अमेलगम का क्या मतलब होता है, हम लोग मरकरी जो कि एक लिक्विड होता है उसमें किसी भी मेटल को, फॉर एग्जाम्पल सोडियम को हमने मिक्स कर दिया, दैट इज़ योर लिक्विड इन सॉलिड। तो उसमें हम लोग मरकरी को क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, और सोडियम को ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैस एंड सॉलिड। गैस एंड सॉलिड का मतलब एक गैस सॉलिड में मिक्सअप हो रखी है। इसका एग्जांपल तुम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बट अभी के लिए याद रखो कि जब हाइड्रोजन गैस, निकल एक मेटल होता है, इस पर चिपक जाए तो जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो एक गैस, हाइड्रोजन गैस को हमने सॉलिड निकल के ऊपर चिपका दिया, बहुत इतना स्ट्रॉन्ग बन गया ना, उनके बीच में इंटरैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, वॉन डर वाल फोर्सेज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि बिल्कुल एक सॉल्यूशन जैसा बन गया। पार्टिकल्स आर प्रॉपरली इंटरमिक्स टुगेदर। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। ये वाला पोर्शन तो मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ। अब लिक्विड सॉल्यूशन होता है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मतलब एक थोड़े से सॉलिड को ज़्यादा से लिक्विड में मिक्स कर दिया, जैसे चीनी को पानी में मिला दिया। नेक्स्ट आता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का क्या मतलब हुआ, एक थोड़े से लिक्विड को ज़्यादा से लिक्विड में मिला दो। जैसे एक एग्जांपल है, रसना है आपके पास, खैर वो भी इनिशियली पाउडर फॉर्म में होगा। कोई भी इंक ले लो, इंक को तुमने पानी में मिला दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का क्या मतलब हुआ, थोड़ी सी गैस को हमने ज़्यादा से लिक्विड में मिला दिया। ऐसी अपनी तरफ से कुछ भी फालतू एग्जाम्पल मत देना, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये पार्टिकल्स आपस में अच्छी तरह से इंटरमिक्स होने चाहिए। कहीं पता चला तुमने सॉल्यूशन की जगह कोलॉइड्स के एग्जाम्पल देने स्टार्ट कर दिए, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे में बहुत अच्छे से इंटरमिक्स नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट एज अ गैस होती है। तो पहले हमारे पास सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा सॉलिड ज़्यादा सी गैस में मिक्सअप हो रखा है। दूसरा है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का क्या मतलब हो गया, थोड़ा सा लिक्विड एक ज़्यादा से गैस में मिक्सअप हो रखा है। और तीसरा है हमारे पास गैस इन गैस। गैस इन गैस का क्या मतलब हो गया, थोड़ी सी गैस एक ज़्यादा सी गैस में मिक्सअप हो रखी है, जैसे एयर। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी टर्म का क्या मतलब होता है। वैसे मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ, ये बोर्ड ना गिर जाए, ठीक है, सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू मेक अ सोल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ये बताता है कि किसी भी सॉल्वेंट में मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना सॉल्यूट डालूं जिससे मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाए। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे के सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जैसे डेफिनेशन तो आपकी क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ है आपके पास
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके 2 केसेस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना है, यही आज का टॉपिक है, बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो जनरल है, चाहे वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो, मतलब चाहे हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, चाहे हम किसी गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं। एक बेसिक पैरामीटर समझाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो अभी छोड़ दो सारी चीज़ें, ये समझो जो मैं बता रही हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल क्यों है, क्या रीजंस हैं इसके, सॉल्यूबल क्यों है। ये इस टॉपिक से थोड़ा बाहर है, बट आप समझ लो क्या है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल क्यों है, व्हाट आर द रीजंस। तो देयर आर मैनी रीजंस, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। एक एक करके रीजन पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सारा 11th क्लास वाला आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और मेरे पास है वाटर H2O। तो क्वेश्चन ये है कि HF H2O में डिसॉल्व क्यों हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही हूँ तुम्हें कि किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला और सॉल्युबिलिटी चेक करी, या किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाला सॉल्युबिलिटी चेक करी, या किसी गैस को लिक्विड में डाला फिर सॉल्युबिलिटी चेक करी। नहीं, अभी मैं आपको पहले ये समझा दूँ कि कोई भी चीज़ किसी में सॉल्युबल क्यों होती है, फिर हम आगे के टॉपिक पर जाएंगे। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे अच्छे बच्चों ने, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, उनको भी ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो पहला रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि HF H2O में डिसॉल्व क्यों हो जाता है, क्योंकि HF का F वाटर के हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये HF का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बीच के इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं, ये दोनों पास पास आ जाते हैं और सॉल्युबल हो जाता है। पहला रीज़न ये है, ठीक है? तो पहला रीज़न सॉल्युबिलिटी का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई केमिकल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, या फिर एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो चांसेस ये होते हैं 99.9% कि वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। बाकी केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस होते ही होते हैं, ठीक है? पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न, जैसे वाई शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। भाई जो शुगर होती है वो वाटर में क्यों डिसॉल्व हो जाती है? शुगर तो पानी के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती, फिर क्यों डिसॉल्व हो जाती है? यहाँ पर हम लोग रीज़न देंगे बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट्स ट्रैप्ड इन द voids तो क्या सॉलिड के लिए यूज करते हैं, इन द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। कहने का क्या मतलब हुआ? दूसरा कारण ये है कि कोई एक चीज़ दूसरे में डिसॉल्व क्यों होती है। दूसरा कारण ये है कि मान लो कि मेरे पास ये वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने चीनी डाल दी। अब चीनी के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना कि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस में फंस जाते हैं। जब फंस रहा है तो वापस निकल ही नहीं पा रहा। ये रीज़न भी हो सकता है सॉल्युबिलिटी का, इस वजह से, क्योंकि शुगर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वाटर के पार्टिकल के बीच की स्पेस में फंस जाते हैं। इस वजह से ये बोलते हैं चलो भैया मैं फंसी गया हूँ तो वाटर के साथ दोस्ती कर दूँ। तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आपसे कोई बोले कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तुम्हें नहीं पता, वॉन डर वाल फोर्सेस बोल दो, दे आर यूनिवर्सल, दे आर एप्लीकेबल फॉर एवरी मटीरियल, ठीक है? तो दूसरा रीज़न ये है कि स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड, ठीक है, इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न जो आप लोगों ने, क्योंकि ये वाला चैप्टर तो ऑलमोस्ट सबके स्कूल में हो गया है, तो तीसरा रीज़न आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। तो समझो भाई, दो बच्चे हैं शैतान, ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है, ठीक है? पहले के 2 बाल हैं, दूसरे के 3 बाल हैं। ये भी शैतान है, ये भी शैतान है। भाई दोनों का सेम नेचर है तो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स का नेचर सेम है तो ये एक साथ अच्छी बॉन्डिंग करेंगे भाई,
ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स का रूल मत लगाना कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं। केमिस्ट्री में ये वाली चीज़ भी ऑब्जर्व करी गई है कि अगर दो पार्टिकल्स का नेचर सेम है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छा वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बनता है, इसलिए दोनों आपस में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि NaCl पानी में डिजॉल्व क्यों होता है, वाई NaCl कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। अब इंग्लिश छोड़ दो, समझ लो इसे। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, NaCl भी पोलर होता है, इनके बीच में एक इंस्टेंटेनियस तो नहीं बोलोगे, इनके बीच में एक अच्छा खासा डायपोल बन गया, इनके बीच में अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई क्योंकि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। NaCl का नेगेटिव चार्ज जो क्लोरीन पे लगा हुआ है और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। कहोगे वापस तो फिजिक्स आगे घुमा फिरा करके चलो आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पोलर मटीरियल हैं तो वो एक दूसरे में डिजॉल्व होंगे। इसका रीज़न है लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आपके NCERT की बुक में लिखा हुआ है। सेकेंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और मेरे पास है बेंजीन, ये एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं। तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया था शीट में। तो बेंजीन इज नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब प्योरली कोवलेंट है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कोवलेंट है, तो इट इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि चीज़ें पानी में डिजॉल्व क्यों होती है या फिर कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व क्यों होता है, तो उसके 3 कारण हैं। ये आपको पूरा 12th याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। पहला कारण ये है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, चेक करो तब सॉल्यूबल होगा, या तो सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत ही बड़े हैं, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की स्पेसेस के बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स फंस गए हो, तभी भी डिजॉल्व हो जाएगा। तीसरा, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से। तो जब भी चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, चाहे छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट की जगह के बीच में फंस रखे हो, चाहे लाइक डिजॉल्व लाइक हो, हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक फोर्स बनती है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स इन जनरल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जनरली कौन सी फोर्सेस बनती है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि वो यूनिवर्सल होती है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रही हूँ ना कि मैंने चीनी को पानी में डिजॉल्व कर दिया, तो चीनी और पानी के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस लग रही होगी। उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है उनके बीच में, बट उनके बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो रखी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने नमक को पानी में डिजॉल्व कर दिया, तो नमक और पानी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, नमक और पानी के पार्टिकल्स के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, तभी बाहर नहीं भाग रहे हैं, वरना तो नमक उछल करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं कहूँ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो बेंजीन में डिजॉल्व्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इनके बीच में वीक, अब तुम मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे मन मन में, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं जो कि इनको साथ में रखती हैं। तुम बॉईल करोगे, तुम इनके साथ कुछ छेड़खानी करोगे, वो फोर्सेस टूट जाएगी और वापस भाग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब एक और टॉपिक समझो। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास एक बहुत अच्छी टर्म बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये एक्सप्लेनेशन सब आपका NCERT में नहीं है, इन्होंने बहुत थोड़ा सा दे रखा है, तो जिस हिसाब से मैं समझा रही हूँ उस हिसाब से समझो, तुम्हें बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी पड़ेगी। अब डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन मैं हिंदी में, चलो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। डिसोल्यूशन वो प्रोसेस होती है इन विच द सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। थोड़ा आराम से चलाएंगे इस चैप्टर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो गया, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो गए और ये दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ है, तो अगर समझ जाओ तो तुमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं, अगर ना समझो तो फिर उसको स्किप मार लेना, और क्या बोलूँ मैं, बट अगर समझ लो तो बहुत अच्छा है। तो देखो अब ध्यान से। तो डिसोल्यूशन क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें कंडीशन बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ना इस चीज़ को इमेजिन करना। अगर हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे हमने पानी में सर्फ डाला तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, या फिर अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पानी डालूंगी तो सॉल्यूशन थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी होता है और डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक भी होता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग दो चीज़ों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, ऐसे गरम नहीं कर रहे हैं हम, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे मिक्स कर रहे हैं, चम्मच से घुमा रहे हैं, तो सोल्यूशन थोड़ा गर्म हो जाएगा।
और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। तो ये कौन सी साइंस है, इसमें क्या हो रहा है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ट्राई करना प्लीज़ है समझने का, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें समझाऊंगी अब कि एक्सोथर्मिक डाइल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन क्या होता है। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब इमेजिन करो बच्चों, तुम्हारे पास एक सॉल्यूट है जिसके पास एनर्जी 10 जूल्स की है, एक सॉल्वेंट है जिसके पास भी एनर्जी 10 जूल्स की है, दोनों पे अलग भी हो सकती है, ऐसे ही मान लिया मैंने इजी करने के लिए, ज़्यादा मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूट के पास भी जो एनर्जी है वो 10 जूल्स है, सॉल्वेंट के पास भी जो एनर्जी है वो 10 जूल है। अब हमने क्या करा, ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला और उसको हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया घुमाना स्टार्ट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं दोनों को। तो अब क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने एक दूसरे को देखा, बोला अरे वाह हम तो एक जैसे ही हैं, क्यों ना हम लोग वॉन डर वाल फोर्सेस बना दें और अपने आप को स्टेबल कर दें। भाई अगर कोई एक दूसरे के साथ फोर्स बना रहा है, कोई बॉन्ड बना रहा है, वीक फोर्सेस लगा रहा है, तो तभी तो लगा रहा है जब वो अनस्टेबल होगा, वरना क्यों लगाएगा। तुम पानी में हीलियम डाल दो, वो नहीं होने की बहुत अच्छे से डिजॉल्व, क्योंकि वो स्टेबल हो रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है ये थोड़े थोड़े से अनस्टेबल हैं, इनको स्टेबलाइज होना है। तो सॉल्यूट बोलेगा सॉल्वेंट को चल हम लोग आपस में वॉन डर वाल फोर्सेस बनाते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस की वजह से हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मैं तुझ में डिजॉल्व हो जाऊँगा। उन्होंने बनाया। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने आपस में इंटरेक्शन करा, जब इनके बीच में वॉन डर वाल इंटरेक्शन हुई, तो ये देखने को मिला कि जब इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही थी तो सॉल्यूट के पास जो एनर्जी बची वो कितनी बची, 5 जूल्स, और सॉल्वेंट के पास जो एनर्जी बची वो बची मान लो 6 जूल्स। तो सॉल्यूट की 5 जूल और सॉल्वेंट की 4 जूल्स कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गई। क्योंकि मैंने तुम्हें क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में समझाया था कि जब जो दो चीज़ें आपस में इंटरेक्शन करती हैं, बॉन्ड बनाती हैं, फोर्सेस बनाती हैं, तो एनर्जी इज़ आइदर लॉस्ट और इज़ एब्जॉर्ब्ड। तो ये दोनों स्टेबल हो गए, दोनों के दोनों ने कहा हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। तो 5 + 4 कितने जूल्स ऑफ एनर्जी बचा, 9 जूल्स ऑफ एनर्जी है, वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गई और इस वजह से जो हमारा कंटेनर है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। और ये आपकी प्रोसेस कौन सी हो गई, रिएक्शन नहीं हो रही है, ये प्रोसेस कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। तो डेल्टा H यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा H ऑफ डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अब इमेजिन करो आप लोग कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के पास 10 जूल्स की एनर्जी है, सॉल्वेंट के पास भी 10 जूल की एनर्जी है, और एटमॉस्फेयर में भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना बेटा। मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर के पास भी 10 जूल्स की एनर्जी, उनके आसपास जो भी चीज़ें रही होंगी, आसपास की जो हवा वगैरह होगी, वहाँ पर भी 10 जूल्स की एनर्जी एस्केप हो रखी है पहले से। ठीक है, अब सॉल्यूट आएगा सॉल्वेंट के पास, वो कहेगा कि भाई मुझे तेरे साथ इंटरेक्शन करना है ताकि मैं तुझ में घुल जाऊँ। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पास आते हैं तो इनके बीच में वॉन डर वाल इंटरेक्शन नहीं हो पाती। ये कहते हैं अरे यार मेरी तो 10 जूल की एनर्जी भी पूरी नहीं पड़ रही है, ये भी बोलता है मेरे पास 10 जूल की एनर्जी पूरी नहीं पड़ रही है जिससे मैं इंटरेक्शन करूँ। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक उपाय निकालते हैं। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो 10 जूल्स की एनर्जी है उसको अपने पास एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे ताकि इन दोनों का बॉन्ड बने। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने वॉन डर वाल इंटरेक्शन को मजबूत करने के लिए टोटल इन्हें चाहिए 30 जूल्स की एनर्जी। 10 इसके पास है, 10 इसके पास है, 20 हो गया, इन्हें चाहिए 30। तो ये 10 जूल की एनर्जी एटमॉस्फेयर से भी ले लेंगे, तब जाकर के इनके पास इंटरेक्शन होगा। अब एक बात बताओ, जब ये सारी की सारी हीट आसपास से ले लेंगे तो जब हीट लॉस्ट हो जाती है तो कंटेनर तो ठंडा हो जाएगा ना। तो उस केस में डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई, पहले 20 जूल थी अब 30 जूल हो गई। तो इस केस में जो डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ये बहुत मैंने तुम्हें टफ चीज़ समझाई है, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो अपनी पीठ थपथपाना कि तुम्हें इतनी अच्छी इतनी टफ चीज़ कैसे समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल ध्यान से समझो। अभी तक हमने ये पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के 3-4 मेथड हैं, 3 मैंने तुम्हें बता दिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सॉल्युबल है, अगर लाइक डिसॉल्व लाइक है तो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बताई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही कौन सी थी वो, कि अगर सॉल्वेंट के स्पेसेस में सॉल्यूट रैप हो जाता है इन द स्पेसेस ऑफ सॉल्वेंट तो वो भी सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिसॉल्विंग। डिसोल्यूशन तब कहा जाता है कि व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट then we can say that
डिसोल्यूशन हैज़ अकर्ड, डिसोल्यूशन हैज़ अकर्ड। कोई परेशानी इसमें? इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो कंटेनर गर्म हो जाएगा और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम बाहर से हीट ले रहा है, तो उस केस में कंटेनर ठंडा हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ लिया, डिसोल्यूशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ इफ अगर तुमने किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, तुम उसे घोलते जा रहे हो, वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर तुम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हो और वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अब आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब सॉलिड किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो क्या क्या पैरामीटर्स हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक गिलास पानी था, उस पानी के उसमें पानी डाला हुआ था, ऑब्वियसली तुमने 1 चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई, दूसरी चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई, अब तुम तीसरी डाली, तुमने तीसरी चम्मच चीनी डाली, वो नहीं घुली, वो नीचे ही ठहर गई, जम गई, तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। भाई सैचुरेटेड हो गया, फुल हो गया, और ज़्यादा वो चीनी को नहीं सहन कर सकता, अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास में पानी था, उसके अंदर ही कैपेसिटी है कि वो 2 चम्मच चीनी अपने अंदर घोल सकती है, लेकिन तुमने 1 ही चम्मच चीनी डाला उसमें और घोल दिया, तो अभी उसमें और चीनी घुल सकती है ना, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। ये मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, तुमने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थर्ड आता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए एक चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास पानी है और उसमें मैंने चीनी घोल रखी है। अब मैं इसमें और ज़्यादा चीनी डालूंगी ना तो उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, शेड कर दो उससे थोड़ा। और ज़्यादा मैं चीनी डालूंगी तो जगह ही नहीं बचेगी उस पानी में, क्योंकि सारी जगह तो चीनी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो एक्स्ट्रा चीनी के लिए भाई हमारे पास कोई जगह नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बेचारे भागेंगे, भागने की वजह से क्या होगा, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा चीनी फिट हो सकती है। तो ये हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि होता तो सैचुरेटेड है, लेकिन तुम उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्यूट तुम लोग डिसॉल्व कर सकते हो। दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे चाशनी गरम गरम जब वो ठंडी हो जाती है ना तो एक्स्ट्रा चीनी नीचे जम जाती है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हो गया। यहाँ से हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी मन मन में तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, घट जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर तुम्हें ठंडे पानी में चीनी घोलनी है तो वो नहीं घुलेगी, गर्म पानी में चीनी घोलोगे तो बहुत अच्छी घुलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज द पानी वॉज गर्म तो चीनी अच्छे से घुल गई, बिकॉज द टेम्परेचर वॉज हाई। ठीक है, तो जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसको भी समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो कोई खास इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो खास इफेक्ट, इग्नोर करो। ठीक है, प्रेशर तुम कितना भी बढ़ाओ कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता इन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक में तुम्हें बता देती हूँ, फिर ये सॉलिड इन लिक्विड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसका नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब उसको समझते हैं कि क्या होता है। अब बच्चों डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि मेरे पास 10 बच्चे हैं। आज मेरे पास 10 बच्चे हैं ट्यूशन में, एक बच्चा नया आया और एक बच्चा चला गया। कितने रहे? 10 रहे। नेक्स्ट डे 2 बच्चे नए आए और 2 बच्चे चले गए।
कितने रहे? 10 ही रहे। तो कहने का मतलब यह है जितना आवती उतना जावती, मतलब जितने बच्चे अंदर आ रहे हैं उतने ही बच्चे बाहर जा रहे हैं। दैट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। मान लेते हैं, बस मेरा फ़ोन का मेमोरी फुल ना हो जाए तो रुक जाएगी वीडियो, बट इट्स फाइन, समझते हैं। हाँ, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझो कि तुम्हारे पास ये पानी है और पानी में 2 चम्मच चीनी घुल चुकी है, ठीक है। अब तुमने तीसरी चम्मच इसमें चीनी डाली और घोलना स्टार्ट करा। वो तीसरी चम्मच चीनी इसमें घुल तो गई, लेकिन 1 चम्मच चीनी नीचे आ गई, जो पहले से ही घुली हुई थी उसमें से 1 चम्मच चीनी नीचे आ गई। तो अभी भी पानी के अंदर कितनी घुली हुई है? 2। तुमने 2 चम्मच चीनी और डाली, तुमने इसको घोला, खूब घोला, खूब घोला, ज़बरदस्ती ये घुल तो गई, लेकिन जो घुले हुए में से 2 चम्मच चीनी और नीचे आ गई। अभी भी कितनी डिजॉल्व है? 2। इसका मतलब ये हुआ जितना डिजोल्यूशन हो रहा है, जितनी चीनी तुम डिजोल्व कर रहे हो उतनी ही चीनी क्रिस्टलाइज हो रही है, मतलब उतनी नीचे भी जम रही है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, व्हेन द अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कल हम होता है सॉल्युबिलिटी शब्द का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो कितना घुल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolved in a solvent to form a solution, to form a solution। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब आप समझोगे कि ये क्या चीज़ हुई, ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक एग्जांपल लेकर के चलती हूँ। अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में 357 ग्राम पर लीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर वाटर में हम लोग 357 ग्राम्स ऑफ ए को डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मैं कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज 50 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है तो उसमें 50 ग्राम शुगर हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बाद ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। तो बिल्कुल ध्यान से समझो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। पहले हम लोग खाली सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बिल्कुल बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि मेरे पास एक चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर चीनी की कितनी परसेंटेज है, उसके लिए मैं कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करूंगी, ना कि सॉल्युबिलिटी। समझ आ गया ये। अब बच्चों, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी कई सारे मेथड्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास methods for calculating concentration of a solution। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 5-6 मेथड्स हैं, और एक एक मेथड आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, आप इसको स्किप ही नहीं कर सकते। सो देयर आर वेरियस मेथड। पहला मेथड है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा मेथड है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मेथड होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो 3 मेथड्स हो गए। इसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, इसके अलावा मोलैरिटी, इसके अलावा मोलैलिटी। ये आपके बेसिक सारे टॉपिक्स हो गए, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मेलिटी भी होता है और एक नॉर्मेलिटी भी होता है। ये सारे टॉपिक्स के नाम है। जैसे आपके पास यूलर्स थ्योरम होती है, या फिर आपके पास ये कौन सा था आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। वैसे ये कुछ फार्मूलेस के नाम है, अजीबोगरीब शब्द नहीं है। तो ये नॉर्मेलिटी हो गई।
हम लोगों को एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? हमें मास परसेंटेज पढ़ना है, मास बाय वॉल्यूम पढ़ना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ना है, पीपीएम पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, मोलैलिटी पढ़ना है और मोलारिटी पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज मैं तुम लोगों को मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और पीपीएम यहाँ तक कंप्लीट करवाऊंगी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज हमको ये बताता है कि अगर मेरे पास कुछ ग्राम सॉल्यूट कुछ ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी, दैट इज योर मास बाय मास परसेंटेज। एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ 10 ग्राम शुगर dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है जो कम क्वांटिटी में शुगर, ये कितना हो गया आपका 10 हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे बना? 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम शुगर मिलाओगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110 इंटू 100। अब मेरी मैथ्स आप लोगों से ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी ज़्यादा अच्छी है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट दैट, ठीक है बच्चों। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नोट्स की टेंशन मत लेना, मैं खुद प्रोवाइड करूंगी। आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता है कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, वो तो हमको ml में या फिर लीटर्स में गिवन है, और उसमें मैंने जो सॉल्यूट डाला वो मैंने ग्राम में डाला, तो उस केस में अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या फॉर्मूला होता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का m/v परसेंटेज बोलते हैं उसको। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इफ 10 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 100 ml of water, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे करोगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिख दो उसको। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट कितना हो गया आपका 10, सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन पूरा का पूरा कितना हो गया 100 इंटू 100, सॉल्व हो जाएगा, इजी है। लास्ट है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इफ 10 ml ऑफ इंक इज dissolved in 90 ml of water, then calculate the percentage of ink in water। उस केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? उस केस में हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इंक कितना है यहाँ पर 10 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 90 ml तो वाटर हो गया, 10 ml इंक हो गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 इंटू 100। तो ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक तो बहुत इजी लगता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये वाला टॉपिक तुम्हारे लिए थोड़ा नया है। अब इसको हौले हौले से आराम आराम से पढ़ेंगे, तो देखो बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीपीएम। ये तुमने फूड चेन वाले टॉपिक पे पढ़ा था क्लास 10th में। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पीपीएम होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीएम हम लोग तब यूज़ करते हैं जब बहुत बड़े सॉल्यूशन में बहुत थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, उस केस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में उसको कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर हम उसको परसेंटेज निकालने बैठ जाएंगे तो 0.000 समथिंग आएगा। कहने का क्या मतलब हुआ? मैडम बड़े कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के पास एक नदी है, उस नदी में आपने एक चुटकी नमक डाला। अब आपको उस नमक की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज तो कितनी छोटी आएगी। तो इस केस में नमक मतलब जो सॉल्यूट है वो तो बहुत कम है, और सॉल्वेंट मतलब पानी वो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम लोग जो पैरामीटर अप्लाई करते हैं वो मास परसेंटेज की जगह पार्ट्स पर मिलियन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई?
तो एक इसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ मैं क्या होता है। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन का मैं तुम्हें फॉर्मूला बताती हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, इन दोनों ने मिलकर के एक सॉल्यूशन तैयार करा और मुझे ए का पार्ट्स पर मिलियन काउंट करना है, मुझे ए को कैलकुलेट करना है कि वो कितना पीपीएम है। तो टू कैलकुलेट पीपीएम इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ठीक है, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला। इस तरीके से आप पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो एक आपको इसके लिए एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर उससे समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस इन पार्ट्स पर मिलियन इफ 3 × 10⁻⁻⁶ ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मेरे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर है और उसमें इतना सा थोड़ा सा क्लोरीन डिसॉल्व हो रखा है, तो उस थोड़े से क्लोरीन को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ना है। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है, ये आपके पास लिखा हुआ है, मास ऑफ ए का मास कितना है, ए कौन सा है भाई, क्लोरीन ही है, 3 × 10⁻⁻⁶। मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है 3 × 10⁻⁻⁶, सॉल्वेंट कितना है 1000। ठीक है, ये हो गया इंटू 10⁶। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी स्टेटमेंट बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब तुम बच्चों एक बात बताओ कि अगर तुम एक समुद्र में एक बूंद पानी डालोगे तो समुद्र की ओवरऑल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नदी में आप नमक डाल दोगे थोड़ा सा, तो नदी की ओवरऑल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अगर तुम 1000 में इतनी छोटी सी वैल्यू ऐड भी कर रहे हो, तो जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 1000 ही आएगा। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि ये वाला ट्रिक आपका और आगे भी यूज होना है, आप इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इग्नोर क्यों किया, क्योंकि अगर तुम 1000 में इस वैल्यू को ऐड करोगे तो राउंड ऑफ करके जो आंसर आएगा ना होल नंबर्स में, वो 1000 ही आएगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये पावर से ये पावर कैंसिल हो गया, इतनी तो मैथ्स आपको आती है, -6 + 6 0 हो गया। तो क्या बचा 3/1000, इसका मतलब 0.003 ppm। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करवा देती हूँ हल्का हल्का सा, जिससे आपको ये टॉपिक टफ ना लगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए W और M क्या होता है। तो W होता है आपका गिवन मास। गिवन मास का मतलब हुआ मास टेकन फॉर एन एक्सपेरिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं गिवन मास और उसको W से डिनोट करते हैं। M होता है मोलर मास, जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला पता हो। तो एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल है कि पुनीत टुक 10 ग्राम ऑफ वाटर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि पुनीत टुक 10 ग्राम ऑफ वाटर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट द मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मान लो ये क्वेश्चन है, अभी हमने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी है, पहले मैं तुम्हें W और M में डिफरेंशिएट करना बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले पे जाएंगे। तो जो पुनीत है उसने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 10 ग्राम पानी लिया, तो वो जो 10 ग्राम पानी होगा दैट इज W। तो W की जगह क्या आ जाएगा 10 ग्राम। क्यों, क्योंकि पुनीत ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 ग्राम पानी लिया, तो W क्या हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। W इज द मास ऑफ द कंपाउंड और द सब्सटेंस और द एलिमेंट दैट इज टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं W बोलते हैं। और M क्या हो जाएगा, M का मतलब मोलर मास। अब वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों H2O। तो वाटर का मोलर मास निकालते हैं 2 × H + 1 × O। तो 2 × हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो इसके लिए आपको 1 से 20 तक के मास लर्न करने पड़ेंगे। 20 के बाद क्वेश्चन मतलब मास ऑलरेडी गिवन रहता है, तो टेंशन की बात नहीं है। 1 to 20 तो लर्न करो ही करो। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पर 18 ग्राम पर मोल, ये क्या हो गया M हो गया। तो W और M के बीच में तुम्हें डिफरेंशिएट करना आ गया। W इज द मास टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड M इज द मोलर मास, द टोटल मास, जो कि जग जाहिर है, जो कि कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं हो सकता, ऑफ द कंपाउंड एलिमेंट और द सब्सटेंस। ठीक है, जो W होता है उसकी यूनिट ग्राम्स में होती है, जो M होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल में। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, इसको N से डिनोट करते हैं W/M। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब वापस उस क्वेश्चन पर आ जाओ। पुनीत टुक 10 grams ऑफ वाटर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसमें W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ग्राम, और M की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 18 ग्राम पर मोल। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है W/M। W की जगह क्या पुट करेंगे 10, M की जगह क्या पुट करेंगे 18, इसको कट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया।
तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो ये तो बेसिक हो गया। अब इसके बाद मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये आपका जानना बहुत जरूरी था, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आगे के जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स पर ही आएंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स हमें क्लियर हो गया, अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको मोल फ्रैक्शन टर्म ईजी पड़ेगी। इमेजिन करो आपके पास ये केक है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में एवरीवन इज बीइंग अ मास्टर शेफ इंक्लूडिंग मी, तो हम केक ही खाते हैं। तो ये हमारे पास केक है, सिमेट्रिकल चीज़ें तो मुझसे बनती नहीं है, खैर। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सा केक है और इस केक के मुझे बड़ी भूख लग रही थी। मैंने एक तो ये वाला पीस खाया और एक ये वाला पीस खाया। तो मैंने इस केक का कितना फ्रैक्शन खाया मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पीसेस जो खाया, कितना खाया, 2 पीस खाया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीसेस। टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना है, 2 तो ये हो ही गया, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, तो 2/8 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही कर रहे हैं। तो टोटल हमने 1/4 पीस ऑफ केक खा लिया। 1/4 केक मैं खा चुकी हूँ, 25% में केक खा चुकी हूँ। तो ये हो गया केक खाने का फ्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ पानी के कंटेनर्स हैं। मैं पहले बाल्टी बोलने वाली थी बट ये बाल्टी लग नहीं रहा है, तो इट्स फाइन। ठीक है, अब ये सारे के सारे बाल्टी के कंटेनर्स हैं और इनमें से एक तो ये भरा हुआ है और एक ये भरा हुआ है। मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल कंटेनर्स में से कितना फ्रैक्शन ऑफ कंटेनर पानी से भरा हुआ है। तो कितना भरा हुआ है, 2। टोटल कितना है, 2 तो ये हो गए और 2 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 2/4 मतलब आधा। तो ये हो गया भरी हुई बाल्टी का फ्रैक्शन। आगे बात समझ में। अब उसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। ये दोनों मैंने कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ध्यान से समझना। मेरे पास है एक सब्सटेंस ए और दूसरा है सब्सटेंस बी, कुछ भी केमिकल मान करके चलो, मैं तो ए और बी मान रही हूँ। और ये दोनों के दोनों एक ही कंटेनर के अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो रखे, मतलब एक होमोजेनस सोल्यूशन बन रखा है, ट्रू सोल्यूशन बना हुआ है। ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb। मुझे बताना है कि इस पूरे सॉल्यूशन में ए का कितना फ्रैक्शन पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए का अमाउंट, ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है Na और Nb। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि ए का फ्रैक्शन इसमें कितना है। तो यही तो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, यही तो आपका मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बताता है कि अगर मेरे पास एक होमोजेनस सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन हमको ये बताता है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि एटलीस्ट 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, तो उसमें हर कंपोनेंट के मोल्स का कितना फ्रैक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सिंपल शब्दों में, अगर मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ ए एंड बी, अगर हमें मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पहले ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। अगर मुझे बताना है कि बी का फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला होगा बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आई वाली बात। और अगर आपको इन दोनों को ऐड करोगे तो देखते हैं क्या आंसर आया। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर XA प्लस XB, तो वो क्या होगा देखते हैं। XA Na प्लस NB, इन सबको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम तो भाई सेम ही आएगा, इतनी मैथ्स तो सबको आती है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, चाहे वो 2 कंपोनेंट हो, चाहे वो 3 कंपोनेंट हो, चाहे वो 4 कंपोनेंट हो, एंड सो ऑन। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ, मतलब मैं कराऊंगी तुम्हें क्वेश्चन। अगर तुमने वो वाला क्वेश्चन समझ लिया ना, तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का टॉपिक ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया, तुम्हें और कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ 4 grams ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लो, मोल फ्रैक्शन में और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले पहला कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, NaOH। 4 ग्राम लिया है तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH, Na का 23, 23 प्लस 16 39, 39 प्लस 1 40। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W/m। W कितना है, 4,
m कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1 मोल। इसे मान लो इक्वेशन 1। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, वाटर। वाटर का W कितना दे रखा है बेटा 36 ग्राम। वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, W/m कर दो। W कितना हो जाएगा 36, m कर दोगे 18, तो आंसर क्या आ गया 2 मोल। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ ताकि नीचे वाला बोर्ड दिखाई देने लग जाए। ओके गुड, इतना हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब NaOH का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, वाटर का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पहले कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। यहाँ पर A की जगह काम कौन कर रहा है, किसी को भी रख लो, NaOH ले लिया मैंने, तो यहाँ पर NaOH, इधर भी NaOH, और B कंपोनेंट कौन सा है हमारा, वाटर। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा वाले को A लोगे, कम वाले को B लोगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मतलब NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या है, वाटर 2। अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स लगाओ और ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, ये भी मोल में आएगा, ये भी मोल में आएगा। ये हो गया 0.1 मोल और ये हो गया 2.1 मोल। तो मोल से मोल कट गया, जो भी आंसर आएगा तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जो मोल फ्रैक्शन होता है इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। सॉल्व करना मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तुम अपना दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करो, उससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये तो पहले का मोल फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन निकालो, दूसरे कंपोनेंट का भी। तो हमें पता है पहले का मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। पहला कौन सा है तुम्हारा NaOH, दूसरा कौन सा है तुम्हारा H2O। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब पहले का मोल फ्रैक्शन NaOH का मोल फ्रैक्शन तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये जो वैल्यू है, प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो 1 में से NaOH का मोल फ्रैक्शन माइनस कर देना, H2O का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक होता है हमारे पास मोलैरिटी और एक होता है हमारे पास मोलैलिटी। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी इन दोनों नामों में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अभी के लिए तो बस फिलहाल ये चीज़ याद रखना। पहले मैं मोलैरिटी पूरा एक्सप्लेन करूँगी, एक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर मैं मोलैलिटी पूरा एक्सप्लेन करूँगी, एक क्वेश्चन कराऊंगी, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक इतना ही नहीं है, इस टॉपिक में मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, इनके क्वेश्चंस, इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी अगर कुछ होती होगी तो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, अभी तक हमने जितने कॉन्सेंट्रेशन के टॉपिक्स पढ़े, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ppm और ये मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मोलैरिटी और मोलैलिटी पर है। कभी कभी आपके बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो सिर्फ यही पूछ लेगा कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ इतना, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इतना, और अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ी ना, आप आगे चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यू हैव टू डू दिस वेरी वेल। तो मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं पहले हम लोग। तो मोलैरिटी क्या होती है, साथ साथ लिखते रहना, इसके लिए सेपरेट नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके नोट्स भी नहीं दूंगी तुम्हें। मोलैरिटी का मतलब होता है, मोलैरिटी is defined as the number of moles of solute in 1 liter of solution। ठीक है, समझ में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्वेंट था, ठीक है, एक सॉल्वेंट था, जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम है वो हम लोग मिलीलीटर्स में नापते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में थोड़ी ना तुम लोग लीटर के लीटर सामान लेने लग जाओगे, मतलब 10 लीटर 12 लीटर ऐसे नहीं, आप लोग ml के भाव में यहाँ पर केमिकल्स को यूज़ करते हो। मैक्सिमम 1 लीटर्स तक हो जाता है, तो 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें इस सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट डाला, ये मैंने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट के भी तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जब मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, इसको घोला, तो पूरा सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में ही रहेगा। और लिक्विड की हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो मोलैरिटी तब कैलकुलेट करी जाती है जब हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट तो मोल्स में कैलकुलेट करते हैं और पूरे सॉल्यूशन का अमाउंट वॉल्यूम्स में कैलकुलेट करते हैं। उस केस में हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अब बच्चे बोलेंगे ये क्या टफ सी चीज़ बता दी। सिंपल शब्दों में, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और मैथमेटिकली मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी ऐसा यूनिट देखो क्या होती है। नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, मोल से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम किस में ली जा रही है, लीटर्स में ली जा रही है। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, मोल्स पर लीटर, जिसको प्यार से हम लोग मोलर भी बोलते हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मोलैरिटी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, लीटर्स में वॉल्यूम रहना जरूरी है। यहाँ तक कोई चीज़, इसमें कोई परेशानी किसी को आई होप नहीं होगी। अब एक दो एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे आपको मोलैरिटी शब्द का मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझना, बहुत ईजी है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 मोलर HCl। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2 मोल्स ऑफ HCl डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, नहीं लिखेंगे, ऑफ सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, 2 मोलर HCl का मतलब हुआ कि HCl के 2 मोल्स उठाए, पानी में डाले और पूरा सोल्यूशन 1 लीटर तैयार हो गया। एक और एग्जाम्पल क्या लें, 0.5 मोलर NaOH। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ का मतलब हुआ कि 0.5 मोल्स NaOH के उठाए, एक पानी में वाओ, पानी में डिजोल्व करा और पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन हो गया वो 1 लीटर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपकी मोलैरिटी हो जाती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। कैलकुलेट, ये बहुत वाइड है टॉपिक, मोलैरिटी इक्वेशन का, ये सारी चीज़ें, बट आज बेसिक्स करेंगे। ठीक है, और कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम तो बड़ा स्लो चल रही है, अभी हमारे 3 ही चैप्टर हुए। नहीं बेटा, जिस चैप्टर में जितना टाइम चाहिए मैं उतना ही दे रही हूँ। अगर मैं तुम्हें एक ही लेक्चर में सारे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स समझाने लग जाऊँगी ना, तो पता क्या होगा, तो ये तुम हो, ठीक है, बहुत खुश हो रहे हो लॉकडाउन की वजह से, और अगर मैं एक ही लेक्चर में, एक ही मैं 40 मिनट्स का लेक्चर बना दूँ, तो 40 मिनट्स का लेक्चर पहली बात तो पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है, हम इंटरेस्टेड भी नहीं होते पढ़ने में। इसलिए पहले 10-15 मिनट बच्चा थोड़ा एक्टिव रहता है, इसलिए मैं छोटे लेक्चर्स ही बनाती हूँ। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें एक ही दिन में 3 लेक्चर दे दूँगी ना, तुम पहला भी अच्छे से देखोगे, दूसरा भी अच्छे से देखोगे, तीसरे में तुम्हें गुस्सा आने लग जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें सारी तो बच्चों अगर मैंने तुम्हें ये कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म्स है ना, वो सारी की सारी एक ही लेक्चर में 40-50 मिनट के लेक्चर में सारी की सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा दी, विदाउट प्रॉपर एग्जाम्पल्स, विदाउट बहुत सारे क्वेश्चन, तो तुम्हारे साथ टॉपिक के साथ ये होगा कि वो तुम्हारे सर के ऊपर से स्किप होकर चला जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। तो मुझे पता है कि किस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने दिन में कंप्लीट कराना है, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। स्पेशली क्लास 11th एंड 12th, इन दोनों का ही तो लेक्चर हो रहा है ये, तो थोड़ा टाइम लगता है 11-12 के लेक्चर्स को करवाने में, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना करो तमीज से करो, ये नहीं कि तुम बहुत सारा जल्दी जल्दी करो, तुम्हें कुछ क्लू नहीं है। ठीक है, चलो एंड ऑफ द लेक्चर एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 40 grams ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 2 liters ऑफ वाटर। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा टफ में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास भाई 40 ग्राम NaOH है, इसको हमने 2 लीटर पानी में डिजॉल्व कर दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो W ऑफ NaOH, W ऑफ NaOH कितना गिवन है? 40। NaOH का मास कैलकुलेट करते हैं। 23 Na का होता है, प्लस 16 39, प्लस हाइड्रोजन का 140 होता है। अरे वाह, ये जान पूछ के करा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W अपॉन M। W कितना है आपका? 40, M कितना है आपका? 40। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 1 मोल आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ये थोड़ा बोर्ड को नीचे फोकस कर देते हैं। गुड। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी ना, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बच्चों? 1 मोल है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 2। ठीक है, 2 लीटर ऑफ वाटर। भाई 2 लीटर पानी इतना सारा है, उसमें तुम थोड़ा सा 40 ग्राम ऑफ NaOH डाल रहे हो, तो पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम ही आपकी 2 लीटर मानी जाएगी। अगर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाए वो भी बिल्कुल सही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बहुत सारे पानी में कोई थोड़ा सा अमाउंट डाल रहे हैं, तो ओवरऑल सॉल्यूशन की वॉल्यूम उतनी ही रहती है। हाँ, अगर ये होता कि पानी तुम्हारे पास 100 ml होता और तुम उसमें 50 ग्राम कुछ डाल रहे हो, तब ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाती। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो मैंने यहाँ पे चलो सॉल्यूशन ही करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 लीटर। तो मोलैरिटी कितना हो गया? 0.5 मोलर। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब भाई ध्यान से समझो। तो W की जगह कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। M की जगह कितना आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने निकले थे? 1 मोल। यहाँ तक तो पुराना ही है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। पर यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो तो मिलीलीटर में है। ठीक, अच्छा,
तो ये बन रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह कितना आ जाएगा 500 ml। पर ml में तो नहीं एक्सेप्ट करते भाई, हम तो लीटर्स में करते हैं। मिली लीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। बहुत ही टफ मैथमेटिक्स लगी थी यहाँ पर। अब 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या बैठेगा, 1 × 1000 डिवाइडेड बाय 500। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया कि मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी आ गया। अब तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इतना कंप्लीट हो गया, ईजी था बहुत। एक और तरीका करते हैं, मुझे लग रहा है आज मोलैरिटी करवाऊंगी मैं बस तुम्हें। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना मैं तुम्हें एक टॉपिक समझाती हूँ जिसका नाम है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके 11th और 12th में, देखो ये सारा का सारा टॉपिक 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ के लिए 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th पर इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो एक बार चेक करते हैं उन्हें। तो बच्चों मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ने से पहले ना एक तुम्हें केस समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH if it is dissolved in, A पार्ट लिखते हैं 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, B पार्ट लिखते हैं 200 ml ऑफ सॉल्यूशन और C पार्ट लिख देते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर तुमने ध्यान से समझ लिया ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मोलैरिटी इक्वेशन 1 मिनट में समझ में आएगी, इतनी ईजी पड़ेगी। सबसे पहले फर्स्ट केस में यहाँ से 20 ग्राम ऑफ NaOH है, तो NaOH का W कितना हो गया 20 ग्राम, NaOH का M कितना हो गया 40 ग्राम पर मोल। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/M। W कितना है 20 ग्राम, M कितना है 40 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.5। इसको अपने दिमाग में रख लो कि नंबर ऑफ मोल्स इस वाले केस में भी 0.5 ही लेंगे, इधर भी 0.5 ही लेंगे, इधर भी 0.5 ही लेंगे, क्योंकि फर्स्ट केस में भी 20 ग्राम NaOH ले रहे हैं, सेकंड केस में भी 20 ग्राम NaOH ले रहे हैं, थर्ड केस में भी 20 ग्राम NaOH ही लिया जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स भाई 0.5 आ गया, ये तो आपको क्लियर हो गया। पहला केस, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, ये होता है। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितने यहाँ पर 500 ml। इस वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 मोलर सॉरी। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम कितनी थी हमारी 500 ml थी। ठीक, तो फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.5, वॉल्यूम कितनी थी 500 और मोलैरिटी कितनी आई 1 मोलर। ये वाला केस समझ में आ गया, कोई परेशानी इसमें, मज़ा आ रहा है इसमें, चलो गुड। नेक्स्ट, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अभी भी कितने लेंगे भाई 0.5 ही लेंगे इंटू 1000। अब यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है 200 ml। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 5 5 × 25, 2.5 मोलर। कोई परेशानी इसमें? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.5, वॉल्यूम कितना था 200 और मोलैरिटी कितनी आई 2.5। ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई। चलो मैं 2 केस ही सॉल्व कर दूँ, थर्ड केस में फिर मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स तो सही है, सेम है बिल्कुल। पहले केस में भी 0.5 नंबर ऑफ मोल्स हैं, दूसरे वाले केस में भी 0.5 नंबर ऑफ मोल्स हैं, बट क्योंकि दोनों केसेस में वॉल्यूम अलग थी, पहले में था 500, दूसरे में था 200 ml, तो इस वजह से मोलैरिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, वो आप तैयार कर रहे हो, आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो एक जैसे ही ले रहे हो, लेकिन आप हर एक बार सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो उसकी मोलैरिटी में भी बदलाव आएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V। तो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम एज वेल। बट अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए, तो अगर आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज कर दिया तो उसकी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। यहाँ से हमारे पास आती है मोलैरिटी इक्वेशन। अब ध्यान से समझना, अब मैं मोलैरिटी इक्वेशन समझा रही हूँ, आई होप अब आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है। इमेजिन करो एक कंटेनर था, इस कंटेनर में तुमने n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला। ठीक है, इस कंटेनर में तुमने n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, और इस कंटेनर में जब तुमने n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला और वॉल्यूम ऑफ द जो सॉल्यूशन था वो था V1, और मान लेते हैं मोलैरिटी कितनी आई होगी M1। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V। तो मोलैरिटी की जगह M1 आ जाएगा, N को नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज़ रखेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह V1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1V1। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आई? ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ।
अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ये सॉल्यूशन ना अच्छा सा नहीं लग रहा, इसमें और पानी मिला दो। तो मैंने सॉल्यूशन में और पानी भर दिया। अब जब मैं और ज़्यादा पानी भर दूंगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V2। जब वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलारिटी भी तो चेंज होगी। मोलारिटी भी कितनी हो जाएगी, M2। फिर से मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है N/V। यहाँ पर मोलारिटी की जगह क्या आ जाएगा, M2। नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हमने, तो पानी के साथ करी जिससे वॉल्यूम चेंज हो गई। वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, V2। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा M2V2। पहले बताओ इस चीज़ में कोई परेशानी। अब हम एक मैथ्स का बहुत ही मुश्किल रूल लगा देते हैं, क्योंकि आई डोंट लाइक मैथ्स, कि व्हेन द LHS आर सेम, व्हेन द LHS ऑफ टू इक्वेशंस आर सेम, देन वी कंपेयर द RHS। तो ये n और n तो बराबर हो गए, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दिस इज योर मोलारिटी इक्वेशन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस पर बेसिक क्वेश्चन करवाती हूँ, छोटा सा कोई इजी सा क्वेश्चन ढूंढती हूँ, फिर कराती हूँ। टफ तुम्हें दे दूंगी, है ना, ऐसे ही करेंगे, मजाक कर रही हूँ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ अ 0.5 मोलर 500 ml सोल्यूशन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इंक्रीज्ड टू 1000 ml। ठीक है, लैंग्वेज में मत जाना, टॉपिक समझ लो। तो ये कह रहा है मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी इनिशियल मोलारिटी थी 0.5 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम था 500 ml। अब हमने पानी डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 1000 ml हो गई। तो अब बताना है नई मोलारिटी क्या होगी। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मोलारिटी इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब मोलारिटी इक्वेशन के क्वेश्चन है। M1 की जगह कितना आएगा, 0.5, V1 की जगह आएगा 500 इज इक्वल टू M2 की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, या M2 ही लिख दो प्यार से तुम लोग, और V2 की जगह कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, अब लगा दो बहुत ही मुश्किल मैथ्स जो लगाते हो तुम लोग बहुत अच्छे से। वैसे भी हमारे बैच के कई बच्चे मैथ्स में तो बिल्कुल टॉपर हैं। खैर, तो ये हो गया आपका। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया 2.5/10, तो 0.25 इसकी मोलारिटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। मोलारिटी होता है बच्चों आपका, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स में नहीं है, अगर ml में है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले का मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड कर देती हूँ। मोलारिटी का फॉर्मूला था N × 1000 डिवाइडेड बाई V, ये था। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, और नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, A और B, जिसमें A हो गया आपका सॉल्वेंट और B हो गया आपका सॉल्यूट। हम लोगों ने ये वाली चीज़ मान ली है, ठीक है, अपनी तरफ से मान लिया समझने के लिए। तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, ये सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अपनी तरफ से कर दिया हमने, NCERT में भी यही है तो यही लिख रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W/M। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो A की मोलारिटी का एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये मोलारिटी हो गया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट मोलारिटी समझा रही हूँ तुम्हें क्या होती है, यहाँ तक आप कॉपी कर लेना। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलैलिटी। मोलारिटी इज कैपिटल M, मोलैलिटी इज स्मॉल m। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं मोलारिटी की डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अब एक और चीज़, तो मोलैलिटी था स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वही था हमारे पास एक सॉल्यूशन जो कि A और B से मिलकर के बना था। A आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और B आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब किलो के भाव में तो हम लोग लैब में कोई भी सामान नहीं लेते, हम लोग ग्राम के भाव में ही लेते हैं। तो अगर ग्राम में होगा तो उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, और ये 1000 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अब मोलैलिटी स्मॉल m से लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को A से डिनोट कर रहे थे तो उसका मास क्या हो जाएगा, WA। सॉल्वेंट को B से डिनोट कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NB। मोलैलिटी इक्वल टू NB का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA।
तो ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए ये टॉपिक। थोड़ा मैं इसको थोड़ा आगे कर देती हूँ, बस अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 40 ग्राम हो गया आपका सॉल्यूट और 100 ग्राम हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक, 100 + 40 करोगे तो 140 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला है WB × 1000 डिवाइडेड बाय MB × WA। ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। WB मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH, सॉल्यूट NaOH का मास कितना है 40 × 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 23 + 16 + 140 × WA। WA मतलब सॉल्वेंट का मास कितना है 100 ग्राम्स। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा 10 मोलल। ठीक है, अब जिस तरह से मोलैरिटी इक्वेशन होती है, मोलैलिटी इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं करना हमें, हमारा जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है वो मोलैरिटी में है, मोलैलिटी में कम एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रही हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी मतलब कैपिटल M एंड मोलैलिटी मतलब स्मॉल m। तो कैपिटल M मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB × 1000 अपॉन MB × V, ये होता है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है WB × 1000 डिवाइडेड बाय MB × WA, जहाँ पर B डिनोट कर रहा है सॉल्यूट को, A डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट को। ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई। रिलेशनशिप निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो मैं इसको और इसको डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइडेड बाय, अब आपने एक मैथ्स पढ़ी होगी कि ये दोनों साथ में आ जाएंगे, दोनों साथ में आ जाएंगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, इसको ऊपर ले जा लो, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को साथ में रख दो। बस ये बचा। तो क्या बचा हमारे पास रिलेशनशिप। अगर मैं इसको और ज़्यादा आगे सॉल्व करूँ, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू WA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो गया। अब क्या करो तुम, इस m को उधर लेकर के चले जाओ या इसको उधर लेकर चले जाओ, कैसे भी, मैं इस कैपिटल M को उधर ले जा रही हूँ। तो 1/m इज इक्वल टू WAV इंटू कैपिटल। और कोई बच्चा मैं बोला हम उसको उधर भी तो ले जा सकते थे, भाई जैसे ले जाना ले जाओ, पर फाइनल आंसर में ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप होना चाहिए। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अभी हम लोग डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो ये भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मोलैरिटी गिवन है किसी सॉल्यूशन की, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है उसका मास गिवन है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है, तो तुम मोलैलिटी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लूँगी, वो क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट्स की क्वेरी आई है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ solute in 500 gram of water. The percentage by mass of solute in a solution is 2.38. Calculate the mass of solute. ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन में ट्राई कर सकती हूँ मैं उतने आज कवर अप कर दूंगी दोनों टॉपिक के। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। द परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 2.38. कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं हमें सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूट के मास को x मान लेते हैं कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूट इज x। मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर है 500 ग्राम और मास परसेंटेज कितना दे रखा है 2.38। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ अब, ताकि हमारा फोकस यहीं पर रहे। हमें पता है बच्चों कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। मास परसेंटेज कितना गिवन है 2.38। मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता ही नहीं, x मान लेते हैं,
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आ जाएगा x, और सॉल्वेंट यहाँ पर हमने पानी में मिलाया है किसी चीज़ को, तो 500 ग्राम विल वर्क एज ए सॉल्वेंट इनटू 100। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 100x डिवाइडेड बाय x प्लस 500। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, हाँ 2.3x प्लस 2.38 इंटू 500, 2.38 इंटू 500 इक्वल टू 100x। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे और हम एक बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं। दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक कंपोनेंट का नाम है बेंजीन और दूसरे कंपोनेंट का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन एक तैयार हो रहा है। अब जो बेंजीन है उसका मास कितना है 22 ग्राम, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका कितना मास है 122 ग्राम। हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का। अगर मैं बेंजीन का मास परसेंटेज निकाल दूं और उसको 100 में से माइनस कर दूं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज आ जाएगा। क्यों, मास परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मास परसेंटेज ऑफ सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू 100% ही तो होगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो पहले निकालते हैं हम लोग मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ बेंजीन कितना है, मास ऑफ बेंजीन है 22, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास कैसे तैयार हुआ, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड 22, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, अब इसको ऐड करो 144 हो जाएगा आप लोगों का, और इंटू 100। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना, इससे आपका बेंजीन का मास परसेंटेज आ जाएगा। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 100 में से मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन माइनस कर देना। ठीक है, अगर आप लोग मेथड यही अप्लाई करो तो आपका आंसर 101% सही आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपका मास परसेंटेज का डाउट वाला है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास 40% by mass of urea is obtained when 190 gram of urea is dissolved in 400 ml of water. Calculate the density of the solution. तो एक काम करो, अभी बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकस करो। ये कह रहा है कि अगर मैं 190 ग्राम ऑफ यूरिया को, अगर मैं 190 ग्राम ऑफ यूरिया को एक सॉल्यूशन में मिलाती हूँ तो मुझे जो मास परसेंटेज मिलती है यूरिया की वो 40% हुई। ठीक है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज कितना गिवन है 40, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 190, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है x इंटू 100। तो क्या हो जाएगा 40x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x क्या हो जाएगा 190 इंटू अपॉन 40, यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे, ये होगा आपका इस तरह से। अगर आप इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 475। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया 475 ग्राम। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, पर हमें तो मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया थोड़ा। हमें तो कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें पता है बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका, ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम किसकी, ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन है 475 और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 400। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 1.1 समथिंग आ जाएगा ग्राम पर ml। डेसिमल के एक पॉइंट तक, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर निकाल दो, मोर देन सफिशिएंट है। तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचा है तो 2 डेसिमल प्लेस तक निकालो, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो सबके सब। यही क्वेश्चन, परसेंटेज यही थी, वैल्यू यही थी, बस जो केमिकल्स के नाम है वो चेंज कर दिए थे। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया है 2-3 बार और टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगना है ज़्यादा, बट बहुत ईजी भी है। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विद 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट एक्स।
अब आधे बच्चे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं क्या है। और बच्चों एक और चीज़, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है ना, उसमें जो न्यूमेरिकल की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 10-12 मार्क्स होती है। उसमें भी अगर तुम बहुत ज़्यादा स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अगर तुम गिवन लिख कर आ जाओगे, फॉर्मूला यूज़ लिख कर आ जाओगे, सेंटेंस फ्रेम कर दोगे, तो तुम्हें उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत ईजिली हो जाते हैं, बस थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो देखो आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इमेजिन करो तुम्हारे पास 2 कंटेनर, ठीक है। तो हमारे पास पहले कंटेनर में हमने रखा हुआ है NH4NO3 और दूसरे कंटेनर में हमने रखा हुआ है X। अब बहुत ध्यान से देखना, पहले वाले कंटेनर में NH4NO3 को मान लेते हैं पानी में मिलाया होगा, सोल्यूशन तभी तो तैयार हुआ होगा। तो जो टोटल सॉल्यूशन है वो है 300 ग्राम और उसमें NH4NO3 की परसेंटेज कितनी है 25%, ठीक है। इसका मतलब अगर 100 ग्राम पानी होता तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो उसमें 25 ग्राम NH4NO3 होता। और दूसरा जो कंटेनर है हमारे पास, इसमें जो टोटल सॉल्यूशन है ना, मतलब X और पानी को मिलाकर के जो टोटल सॉल्यूशन बना वो बना 400 ग्राम्स और इसमें X की जो परसेंटेज है वो है 40%। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पहले कंटेनर में NH4NO3 कितने ग्राम है ये कैलकुलेट करना है, दूसरे वाले कंटेनर में X कितने ग्राम है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं NH4NO3 का केस, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ NH4NO3 का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ NH4NO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर परसेंटेज कितनी दे रखी है NH4NO3 की 25%। मास ऑफ NH4NO3 भाई यही तो प्रिपेयर करना है, मतलब इसको ही तो कैलकुलेट करना है। तो X हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों 300 इनटू 100। समझ में आ गई बात। अब तुम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा X की जगह 75 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं अब इस कंटेनर को वापस बनाऊं तो उसमें 300 ग्राम तो सॉल्यूशन हो गया और 75 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है NH4NO3। पहले देखो ये वाली चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग सेकंड केस लेकर के चलते हैं। अब मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है। अच्छा बच्चों, अब सेकंड केस में क्या है हमारे पास, फॉर सॉल्यूट X। अगर मैं X को देखूँ ध्यान से, वैसे X को हमें नहीं देखना है, बट अगर मैं X को देखूँ यहाँ पर तो मेरे पास यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 400 ग्राम और X की परसेंटेज कितनी है 40%। तो मास परसेंटेज ऑफ X क्या हो जाएगा, मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज ऑफ X कितना दे रखा है 40। मास ऑफ X ही तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस पूरे 400 ग्राम सॉल्यूशन में X कितना ग्राम है। तो मास ऑफ X तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको X ही मान लो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400। अब यहाँ से अगर मैं X की वैल्यू निकालूंगी तो मेरी आ जाएगी 160 ग्राम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेकेंड वाले कंटेनर को देखूँ तो सेकेंड वाले कंटेनर में जो टोटल सॉल्यूशन है वो 400 ग्राम है और इसमें से 160 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, जिसका नाम क्या है X। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा 50% क्वेश्चन तैयार हो गया। बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखना, समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि 300 ग्राम है, उसमें 75 ग्राम NH4NO3 मिक्सअप हो रखा है, केस 1। मेरे पास दूसरा कंटेनर है, उसमें 400 ग्राम सोल्यूशन है और उसमें 160 ग्राम X है, ठीक है। अब हमने क्या करा, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गए, ठीक है, और ये दोनों सॉल्यूट वाला पार्ट हो गया। कोई परेशानी इसमें किसी को, समझ में आ गई बात। अब हमने क्या करा, इन दोनों को उठा करके बहुत बड़े कंटेनर में डाल दिया। जब मैं बहुत बड़े कंटेनर में डालूंगी तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 300 + 400, टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 700 ग्राम। और टोटल सॉल्यूट मतलब इन दोनों को मिक्स करके एक सिंगल सॉल्यूट माना है, टोटल सॉल्यूट कितना हो जाएगा 160 + 75 कितना हो जाएगा 235। हमें मास परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। ये दोनों घुल गए आपस में, ये दोनों को मिला करके एक ही सॉल्यूट माना है हमने। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। और मास परसेंटेज
ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए जो भी आपका आंसर आया ना ये वाला, इसको 100 में से माइनस कर देना, जितना भी होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना है। हेलो बच्चों, आज हम लोग कंसंट्रेशन टॉपिक से रिलेटेड लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको मोलारिटी और मोलेलिटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर अप करेंगे। फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 11th की वीडियोस अलग आएंगी, 12th की वीडियोस अलग आएंगी, क्योंकि अब उनके टॉपिक्स अलग हो जाएंगे। जो जो कॉमन टॉपिक रहते हैं उसकी मैं एक सेम ही वीडियो बना देती हूँ ताकि दोनों के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.09 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलारिटी। तो मैंने आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करा है, क्योंकि बेसिक मोलारिटी और मोलेलिटी तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही लोगे, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब थोड़े हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ 13% बाय मास। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 13 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 13 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो H2SO4 है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, WB। तो WB ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है, 13 ग्राम। और जो सॉल्यूशन है ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन, WS। WS का मतलब हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन, WA का मतलब होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। ठीक है, डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.09 ग्राम पर ml। कोई परेशानी इसमें? हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी को। ठीक है, इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ध्यान से देखो, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही होता है। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाओ छोटा सा। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी नीचे आता है पर ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि अच्छा सा नहीं लगेगा ना वो, तो ये हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी किसी को? इजी है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो M इज इक्वल टू WB कितना है आपका, 13 ग्राम इंटू 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है भाई, 1.09 डिवाइडेड बाय MB, मास ऑफ H2SO4 कितना होता है तुम कैलकुलेट कर लेना, 98 होता है, इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, 100। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोल्स पर लीटर में। कोई परेशानी इसमें? तो एक क्वेश्चन तो आपका ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% KI इज 1.202 ग्राम पर ml। इसका क्या मतलब है? और वैसे भी आज की वीडियो में मैं तुम्हें 4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी, उसी से रिलेटेड आता रहता है। तो बस ये 4 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको करने हैं, फिर ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत इजी पड़ जाएगा। और जो भी 12th वाले बच्चे हैं वो तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल पक्की कर लो, क्योंकि 11th वालों को तो 12th में भी टाइम मिल जाएगा, 12th वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे के पूरे चैप्टर में यही तीनों टर्म्स घूमती रहेंगी, इसीलिए इस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करा है। ठीक है, चलो बैक टू द क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% KI। इस पे ध्यान दो, 20% KI का मतलब है 20 ग्राम ऑफ KI इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना है आपका, 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है आपका, 80 ग्राम, तभी तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बना। हमें पता है मोलेलिटी का, अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मोलेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मोलेलिटी इज इक्वल टू, मास मत सोचना इसको, मोलेलिटी है, WB कितना है 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय KI का मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, पोटेशियम होता है 39। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है क्या, आयोडीन।
जो आयोडीन होता है, आयोडीन का मास आई गेस 150 समथिंग होता है, रुको मैं चेक कर लूँ। मास ऑफ आयोडीन इज 127, तो इससे पूरा का पूरा मास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 166 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 166 इंटू WA कितना है आपका 80। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप तो आपका ये हो गया। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, एक्चुअल में कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूँगी करने के लिए। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% Ki इज इतना। तो उसमें आपका मोल फ्रैक्शन का टॉपिक भी खत्म हो जाता है, मोलैरिटी भी खत्म हो जाती है और मोलैलिटी भी खत्म हो जाती है। लेकिन आज की शीट में तुम्हें क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक ही पार्ट करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलल सोल्यूशन विच इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है। अगर 11th वाले बच्चों को नहीं आएगा समझ तो उसको स्किप कर देना, बट 12th वाले तो उसे पढ़ ही लो, क्योंकि 11th में ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में। तो देखो 1 मोलर एंड 1 मोलर सॉल्यूशन में कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। पहली बात, इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, तुमको जो अच्छा मेथड लग रहा है तुम वो अप्लाई कर दो। ठीक है, केस 1 पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, आपको मैथमेटिकल ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज dissolved in 1 mole of solute is dissolved in 1 liter of solution। यही होता है 1 मोलर। ठीक है, मान लो ऐसी 2 मिनट के लिए मान लो, सोच लो कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है ना उसमें 999 ml तो क्या हो गया मेरे पास सॉल्वेंट, और 1 ml मेरे पास क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। इससे ज़्यादा तो और ज़्यादा तो कम मैं मान नहीं सकती हूँ, अगर मैं होल नंबर्स में देखूँ, डेसिमल्स में ना देखूँ। तो ऐसे मान करके चल लेते हैं कि कम से कम जो सॉल्यूट घुला हुआ है वो कितना घुला हुआ है 1 ml घुला हुआ है। तो सॉल्वेंट कितना हुआ 999 ml। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 999, हाँ एक ही 3 ही बार ना, 999 ml ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। अगर एक बार में समझ आ गया तो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है नहीं यहाँ पर। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर रखा है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हो रखा है उसमें 1 ml सॉल्यूट है और 999 ml क्या बच गया, फिर सॉल्वेंट बचा। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को मैंने 999 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रखा है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब केस 2 लेकर के चलते हैं। 1 मोलर का तो हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, अब आता है हमारे पास 1 मोलल। तो केस 2 क्या हो जाएगा 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर उसी सॉल्वेंट का अगर मैं मोलैलिटी की डेफिनेशन देखूं तो मोलैलिटी क्या होता है n अपॉन मास ऑफ ये सॉल्वेंट इन kg। 1 kg का मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम। तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कह सकते हैं वाली बात। और अगर उस सॉल्वेंट की डेंसिटी भी 1 होगी तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 1000 ग्राम, मान लेते हैं डेंसिटी कितनी है 1, तो वॉल्यूम कितनी निकली 1000 ml निकली, बराबर है। तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, कह सकती हूँ मैं, घुमा दिया मैंने पूरे क्वेश्चन को। ठीक, अब दोनों स्टेटमेंट पे ध्यान दो। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि
1 मोल ऑफ सॉल्यूट को हमने 999 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को मैंने 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा हुआ है। हमें क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़ा कौन सा है। भाई गाढ़ा वही तो होगा जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, वही तो ज़्यादा गाढ़ा कहलाएगा, है ना। तो अगर मैं देखूँ ऊपर वाले केस में सॉल्वेंट कितना है 999 ml और दूसरे केस में सॉल्वेंट कितना है 1000 ml, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा गाढ़ा कौन सा सॉल्यूशन तैयार हो गया, यही वाला ना। इसमें सॉल्वेंट तो कम है, सॉल्यूट तो दोनों में 1 मोल ही है, लेकिन ऊपर वाले में सॉल्वेंट कितना है 999, दूसरे वाले में सॉल्वेंट कितना है 1000 ml, तो ज़्यादा गाढ़ा कौन सा हुआ, पहला वाला। तो इसीलिए आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। इसको बार बार देखना, ठीक है, वरना तुम घूम जाओगे बुरी तरह से। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। यहाँ तक कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए, आई होप। बहुत ही छोटा सा वीडियो था ये। और अब मैं आपको एक शीट दूंगी, आपको वो कंप्लीट करनी है। उसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग करेंगे। और अब क्या होगा, शीट में तुम्हें डाउट भी आएगा। अब डाउट रोज़ मुझसे 4-5 क्वेश्चन के डाउट पूछ लो, मतलब टोटल जैसे ही 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो बना करके या तो ग्रुप में ही डाल दूंगी, अगर ग्रुप में उतने MB की वीडियोज़ आ गई, और अगर नहीं आई तो मैं वो ये भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। पर आपको अब ये पूरा कंप्लीट करना है न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है बच्चों। थैंक। हेलो बच्चों, हमारे पास मोल फ्रैक्शन के थोड़े क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं जितने हो पाते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो पहले मैं साथ साथ गिवन भी लिखती रहती हूँ, ठीक है। तो 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल का मास कितना दे रखा है 23 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना है लिखा हुआ, ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है 46। इज डिजॉल्व्ड इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का मास कितना है 54 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना दे रखा है 18 ग्राम, ठीक है, पर मोल। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही तो होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं और वाटर के भी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है W/M। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल निकालते हैं। यहाँ पे मैं रफ बना देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, ये साइड में पहले कर लेना आप। अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/M। W की जगह क्या आ जाएगा 23, M की जगह आ जाएगा 46, 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है W/M। W की वैल्यू कितनी है 54, M की वैल्यू कितनी है 18, 18 1 जा 18, 18 3 जा, तो 3 मोल हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/7। अब 1/7 को तुम लोग सॉल्व करोगे तो पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 1 जा 7, 3 जा, तो हो जाएगा आपका 0.14। कोई यूनिट तो होती नहीं है मोल फ्रैक्शन की, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.14, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। हाँ, एक बार यहाँ पे देख लो इसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके बाद हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर मेरे पास अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हो और इसमें मैं वाटर का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूँ तो टोटल 1 होता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना आया था 0.14, वाटर का x मान लेते हैं इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू 1 माइनस 0.14। इसको सॉल्व कर लेना, इससे वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 25.2 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल। पहले इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन वाला करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मिथाइल अल्कोहल की वॉल्यूम कितनी दे रखी है 4.6 सेंटीमीटर क्यूब।
मिथाइल अल्कोहल की डेंसिटी कितनी दे रखी है 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी इन दोनों स्टेटमेंट की मदद से हम लोग मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल पहले कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 0.7952, वॉल्यूम कितनी है 4.6। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। रफ में कर देते हैं फटाफट मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा रफली आपका 3.658 ग्राम। ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 3.658 ग्राम। अब वापस क्वेश्चन पर आ जाओ, अब इस वाली स्टेटमेंट को याद रखो यहाँ पर। तो ये सारा का सारा काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब देखो, तो कुल मिला करके हमारे पास मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना है बच्चों 3.658 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना है 25.2 ग्राम, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ W ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना है 3.658 ग्राम, और ये हो गया W ऑफ वाटर। इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। अब देखो, अब हमें निकालना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय, ये सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इनको ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन का मास आएगा। तो मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100। मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना दे रखा है 3.658 डिवाइडेड बाय 3.658 प्लस 25.2 इंटू 100। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। इस मेथड से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जो भी आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। तो हम लोग आधे पार्ट तक तो पहुंच गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। मिथाइल अल्कोहल और वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मैं इस पूरे को ऊपर ये पूरा रब कर देती हूँ। तो हमारे पास क्या था, मिथाइल अल्कोहल का W कितना गिवन था 3.658। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ एडजस्ट, ठीक है, 3.658 ग्राम। और मिथाइल अल्कोहल का मास कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं, CH3OH। यहाँ पे लिख देती हूँ मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, बार बार इथाइल बोल रही हूँ क्योंकि इथाइल अल्कोहल ज़्यादा यूज़ होता है। खैर, तो हो जाएगा 12 + 3 × 1 + 16 + 1, 12 + 3 + 17, तो ये हो जाएगा 12 + 20, ये हो जाएगा आपका 32। ये आ गया। अब उसके बाद मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है बच्चों 25.2। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। यहाँ से पहले मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो W/m, ठीक है। W कितना है आपका 3.658 डिवाइडेड बाय 32। इसको सॉल्व करके एक आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है W/m, W कितना है यहाँ पर 25.2, वाटर का मास कितना है 18। इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। आई होप अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर तो निकाल ही लोगे, इट इज़ दैट ईजी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन अ सोल्यूशन ऑफ HCl। क्वेश्चन पे तो हम लोग बाद में जाते हैं, सबसे पहले इस स्टेटमेंट पे जाते हैं कि ये क्या है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन अ सोल्यूशन ऑफ HCl। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ। अब देखो बच्चों, क्योंकि जो हमारी क्लास है वो 11th + 12th दोनों की कंबाइंड क्लास है, टॉपिक सेम है ये वाले, तो बिल्कुल ध्यान से समझो। 12th वाले ज़्यादा इजीली इसको समझ सकते हैं। तो पहले मैं तुम्हें समझा दूँ, अगर लिखा जाए HCl इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, मतलब HCl को पानी में मिलाया है।
NaCl इन अ सोल्यूशन ऑफ NaCl को पानी में मिलाया है, या फिर NaOH इन अ सोल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब NaOH को पानी में मिलाया है। ये इन अ सोल्यूशन का मतलब हुआ पानी में मिलाया हुआ। तो जिन भी कंपाउंड्स में आपको प्लस माइनस चार्ज दिखता है और उनका सॉल्यूशन आ जाए, मतलब सॉल्यूशन ऑफ HCl में प्लस माइनस चार्ज है, सॉल्यूशन ऑफ NaOH में प्लस माइनस चार्ज है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl में प्लस माइनस चार्ज है, तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर केमिकल को हमने उस टाइम पर पानी में मिला रखा है। इसका मतलब होता है अ सॉल्यूशन। और अब 12th वालों की लैंग्वेज में, फॉर एवरी पोलर सॉल्यूट, अगर हमारे पास कोई भी पोलर सॉल्यूट है, अगर उसका सॉल्यूशन दे रखा है तो अपने आप से मान के चलना है कि हमारे पास उसका एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में मिला रखा है, ठीक है। बट अगर वहीं पे आ जाए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, इसमें तो प्लस माइनस चार्ज होता ही नहीं है, इसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं होते, इनमें बहुत स्ट्रिक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तब हम लोग अपने आप से वाटर नहीं ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को पानी में मिलाया है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन बेंजीन, मतलब बेंजीन में ग्लूकोज को मिला रखा है। तो जितने भी पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड का मतलब, अभी 11th वालों को पोलर चीज़ नहीं पता तो सिंपल शब्दों में समझो, जिन भी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे रखा हो और उनका सॉल्यूशन की बात की गई हो, तो वो 99.9% एक एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब पानी में मिला रखा है। अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में बोल रखा हो कि अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इन दिस, ठीक है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप वाटर ही मान करके चलोगे, ठीक है। तो मैं बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, इसको तुम सॉल्व खुद करोगे। तो जैसे हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट की तरह कौन बिहेव कर रहा है, HCl, सॉल्वेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है, कहाँ गया, वाटर, ठीक है। समझ में आ गई बात, सॉल्वेंट की तरह वाटर बिहेव कर रहा है। अब हमारे पास है 24.8% ऑफ HCl बाय मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, तो उसमें जो HCl है वो कितना है, 24.8 ग्राम, और जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। तो वाटर 100 में से 24.8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75.2 ग्राम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा, W/m, W कितना है 24.8, मास कितना होता है HCl का, तो हो गया 35.5 + 1 36.5। मान लेते हैं इसको सॉल्व करके फूल आ गया आंसर, कुछ भी आया होगा मैंने फूल लिख दिया। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, W/m। W क्या है आपका, कहाँ गया 75.2, और वाटर का M कितना होता है 18। इसको सॉल्व करके मान लेते हैं बर्फी आ गया आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, फूल, डिवाइडेड बाय फूल, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, बर्फी। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये